क्लास 10th में हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी होगी, तभी आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में आसानी से समझ सकोगे। तो उम्मीद करता हूं आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आसानी से समझ लिया होगा। अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं समझेंगे। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि हमारे पास में यह एक आवर्त सारणी का प्रारूप होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। फिर हमारे पास में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यदि हमें कहे कि इन तत्वों की, देखिए एक तो हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करने के लिए कि इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो जानना जरूरी है। तो इनके लिए शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। तो यह टेबल तो आपको याद ही रहनी चाहिए, क्योंकि आवर्त सारणी में इनमें से ही आपको एलिमेंट देगा और कहेंगे कि परमाणु आकार का बढ़ता या घटता क्रम बताओ, या विद्युत ऋणीयता का बढ़ता या घटता क्रम बताइए। यह सारणी आपको याद रहनी चाहिए। अब हम बाह्यतम कोश में यदि देखें तो देखिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 1 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। यह इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जो इनके नीचे लिखे हुए तत्व हैं उनमें भी उतने ही बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी। जैसे सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पोटेशियम के 1 रहेगा, मैग्नीशियम में 2 रहेगा, तो कैल्शियम में भी 2 रहेगा, हाइड्रोजन में भी 1 रहेगा। अब हमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो देखो ऑक्सीजन का प्रतीक लिख दिया। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। तो हम ऐसे बना देंगे 2, 2, 4, 2, 6, यानी 2-2 के जोड़े के रूप में इनको शो कर देंगे। यदि हमें कहे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7। सपोज कीजिए एग्जाम्पल में हमें परीक्षा में दे दिया नियोन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, तो हम कहेंगे ये नियोन का एलिमेंट बाह्यतम कोश में 8 है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1, तो ये 1 लिख दिया। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि पूछे तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में देखें तो Mg, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 हमने यहां पे लगा दिए। तो इस प्रकार इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। आपको अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? देखिए यह क्रम लिखने के बाद आप जब संख्या का अरेंजमेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चलिए अब हम इनकी संयोजकता के बारे में देखते हैं। संयोजकता के बारे में देखते हैं तो बाह्यतम कोश के बारे में तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन, फिर हम कहें संयोजकता। संयोजकता के बारे में देखते हैं तो इनकी संयोजकता 1, 2, 3, 4, यहां तक इनकी संयोजकता लगातार बढ़ती है जैसे जैसे इनकी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। हमने पहले ही कहा था पिछली वाले वीडियो में कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 तक है तो जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी, बोरोन और एल्यूमिनियम की 3, कार्बन और सिलिकॉन की 4 होगी। अब आगे देखते हैं क्या फंडा है। हमने यह भी बताया था कि जब किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता का मान ज्ञात करने के लिए हमें 8 में से घटा देना है उस संख्या को। तो यहां पर जब हम कार्बन के बाद में चलते हैं 4 हो जाती है, तो यह अरेंजमेंट लिखने के बाद ऐसे भी लिख देना 3, 2, 1, 0। यह इसकी क्या हो गई? संयोजकता। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, फ्लोरीन क्लोरीन की 1, नाइट्रोजन फास्फोरस की 3, नियोन और आर्गन की 0। ध्यान रखना इनकी जो संयोजकता का मान है वो 0 होता है।
इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिय मित्रों? अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस आवर्त सारणी में 6 है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। इन्हें अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ होता है। इस कारण इनकी संयोजकता का मान 0 होता है। इन्हीं कारण इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। ये किसी के साथ कोई बंध नहीं बनाती, एक परमाणविक अवस्था में पाई जाती है। हमें कहे एक परमाणविक अवस्था में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हम कह सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। यह एक परमाणविक अवस्था में है, यानी अकेली पाई जाती है, कभी भी He2 या He3 के रूप में नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, N2 के रूप में होता है, ओजोन O3 भी होता है, लेकिन यह केवल He और He के रूप में रहेगी, कभी भी He2 He3 के रूप में नहीं रहेगी। तो यह पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इनके जो हमारे पास में संयोजकता का मान हमने ज्ञात कर लिया, बाह्यतम कोश में हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कर ली, और नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूला आता है कि इनमें कौन सा बंध होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और संयोजकता बंध ज्ञात करने के बाद हमारा जो मैटर रहता है वो है रासायनिक बंध के बारे में। रासायनिक बंध, रासायनिक बंध बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एग्जामिनर कंपाउंड देगा और हो सकता है पूछ ले इसमें कौन सा आयनिक बंध है या सहसंयोजक बंध है। आप न्यू कंसेप्ट क्लासेस से जुड़े हैं तो आप पलक झपकते ही तुरंत बता देंगे कि किसमें आयनिक बंध है, किसमें सहसंयोजक बंध है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। हमारे पास में इस प्रकार के कंपाउंड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन इनको लिखना नहीं है क्योंकि ये अक्रिय गैस है, बंध नहीं बनाती। और फिर हम कहें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर हम कहें यहां पर क्लोरीन के बाद आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारे क्या है, कोर्स में है नहीं। और फिर यदि हम बात करें तो इधर बात करें तो यहां पे H आता है। ध्यान रखें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति चाहे मेडलिप की आवर्त सारणी हो चाहे आधुनिक आवर्त सारणी हो, उसकी कमी एक जरूर है, हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ये दोनों ही वैज्ञानिक यह नहीं तय कर पाए कि इन्हें प्रथम वर्ग में रखा जाए या 17वें वर्ग में रखा जाए या 14वें वर्ग में रखा जाए, इसीलिए आवर्त सारणी का आवारा तत्व हाइड्रोजन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कहे मेडलिप की आवर्त सारणी की कमी बताओ, तो हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति स्पष्ट नहीं थी और लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को आवर्त सारणी में नीचे अलग से स्थान दिया गया। ये दोनों ही कमियां ऐसी है, चाहे हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े या मेडलिप की आवर्त सारणी पढ़े, दोनों में कमियां सेम हैं। तो चलिए यहां पर यह हमारे ज्यादा कोर्स में है नहीं, हमारे कोर्स में ये फैक्ट है, तो हम कह सकते हैं ये वाले हमारे कोर्स के अंदर 3 वाले एलिमेंट का ज्यादा जिक्र है नहीं। तो यहां पे ध्यान रखना, ये वाले एलिमेंट तत्व यदि दिए गए हैं आपस में तो उनमें होगा सहसंयोजक बंध। कौन सा होगा मित्रों? सहसंयोजक बंध होगा। पहले ही मैंने कहा है, एक बार आप एग्जाम का परीक्षा जैसे ही शुरू होगी, हमें लगेगा पेपर छप चुके हैं, उनके बाद हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश सीरीज चालू करेंगे विज्ञान की। और उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपको विज्ञान के ये जो रासायन विज्ञान का मैटर है ये समाप्त होने के बाद आपको जीव विज्ञान का पूरा मैटर है वो निःशुल्क आपको घर बैठे मिल सके न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से। तो चलिए यहां पर आपने समझ लिया ये है। फिर यदि ये एलिमेंट हमारे पास में है और ये इसके साथ में कोई बंध बनाते हैं तो इसका मतलब होगा आयनिक बंध। क्या होगा? आयनिक बंध। चलिए हम इसको समझते हैं ये माजरा क्या है। देखिए आपको कहे बताओ CO2 में कौन सा बंध है। देखिए यहां पर यदि किसी भी तत्व के अंदर किसी भी यौगिक में यदि इनमें से कोई तत्व दिया हुआ है तो 100% उनमें सहसंयोजक बंध होगा। यदि इस वाले ग्रुप का इसके साथ में कोई मेल करा दिया गया है तो आयनिक बंध होगा। CO2 में देखते हैं तो कार्बन भी इधर है, ऑक्सीजन भी इधर है, तो इसमें कौन सा बंध होगा मित्रों? सहसंयोजक बंध होगा।
SO3 में कौन सा बंद होगा? देखिए सल्फर इधर है, ऑक्सीजन भी इधर है, तो कौन सा बंद होगा? सह संयोजक बंद होगा। SO2 में कौन सा बंद होगा? सह संयोजक बंद होगा। सल्फर भी इधर है और ऑक्सीजन भी इधर है, तो आप समझ गए होंगे जब इधर वाले लेफ्ट साइड के जो ग्रुप मैंने बनाया है इनमें से यदि कोई तत्व एक साथ दिया हुआ होता है उनमें सह संयोजक बंद होगा। आप पलक झपकते ही सेकंडों में यह बता सकते हैं किसमें आयनिक बंध है, किसमें सहसंयोजक बंध है। जैसे आपको कहे एग्जाम्पल में क्लोरीन में कौन सा बंध होगा, तो क्लोरीन इधर वाला ही है, दो क्लोरीन आपस में जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण यौगिक की, जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इनमें कौन सा बंध होगा? तो देखिए ग्लूकोज इधर हम कहें, कार्बन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन भी इधर है, इनमें सहसंयोजक बंध होगा। नंबर 2 हमें कहें C2H5 एथेनॉल में कौन सा बंध होगा? एथेनॉल में भी कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है, इधर वाले भी तत्व हैं। नंबर 3 यदि हमें कहा जाए CH4 मेथेन, जिसे उच्च दाब और निम्न ताप पर संपीड़ित करने पर यह गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहलाती है, यानी सीएनजी कहलाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाती है। और सीएनजी का मुख्य घटक मेथेन है और बायोगैस का मुख्य घटक भी मेथेन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न आता है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक होगा CH4। फिर यदि हमें कहा जाए बताइए C2H4 एल्कीन, इसमें कौन सा बंध होगा? तो देखिए C इधर है और H इधर है, डेफिनेट 100% क्या होगा? सहसंयोजक बंध होगा। वैसे भी हमने विशेषता में पढ़ा है कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध ही बनाता है। तो चलिए कार्बनिक यौगिकों की जब हम बात करें तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है। अब यदि हमें कहा जाए इनके अलावा, जैसे हमें कहा जाए MgCl2 में कौन सा बंध है? मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड इधर है, मैग्नीशियम इधर है, क्लोरीन इधर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बंध बनता है आयनिक बंध, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बंध होगा। आपको कहे कैल्शियम ऑक्साइड में कौन सा बंध है? तो कैल्शियम इधर है, ऑक्सीजन इधर है, बंध होगा आयनिक बंध। हमें कहें NaCl में कौन सा बंध होता है? तो Na इधर है, Cl इधर है, NaCl में बंध होगा आयनिक बंध होगा। तो इस प्रकार जैसे हमें कहे KCl में कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध। परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि किन्हीं ऐसे दो यौगिकों के नाम लिखिए जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट इधर का उठाएंगे, एक तत्व इधर का उठाएंगे। जैसे सपोज कीजिए हम सूत्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए मैंने पोटेशियम इधर से उठा लिया, ऑक्सीजन इधर से उठा लिया, पोटेशियम ऑक्सीजन। अभी मैंने कहा पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। ये इनकी संयोजकता लिखने के बाद आप इसका क्रॉस क्लिक कर देंगे तो K2O पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यह होता है। जैसे हमें कहे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं सोडियम इधर लिखूंगा, इसकी संयोजकता इधर होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 इधर होती है, इनमें इस प्रकार से लिख दूंगा तो इसका फॉर्मूला Na2 होता है। कितना आसान है फॉर्मूला बनाना। चलिए हम कहें मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं, तो किस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं तो देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता अभी हमने बताई थी 2 होती है, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें बंध होता है आयनिक बंध होता है। मैंने अभी बताया था इधर वाला एलिमेंट और इधर वाला जब कोई तत्व, यानी ये दोनों ही तत्व इधर और इधर वाले होते हैं, आयनिक बंध बनता है। तो उम्मीद करता हूं इस प्रकार जैसे आपको कहीं पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो पोटेशियम हमारे पास में यह है, इसकी संयोजकता 1, क्लोरीन की 1 होती है। इन दोनों को चाहे किधर भी लिखें, आपको ऐसे मत लिख देना एक को लिखने की जरूरत है नहीं, तो KCl इसका फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद करता हूं ऐसे फॉर्मूले आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आप खुद बताइए कि मैं आपके पास में कंपाउंड लिख रहा हूं, HNO3 में कौन सा बंध होगा? देखिए आप देखते ही बता देते हैं, नाइट्रिक अम्ल में इधर वाले ही सभी तत्व हैं, तो सहसंयोजक बंध इसमें पाया जाएगा। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहें। अब इसके बाद में हम मैटर लेके आएंगे कार्बनिक यौगिकों का, जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में।
तब तक धन्यवाद।